हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 4 मई है और 4 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हम बात करेंगे ग्रीन ऑस्कर के बारे में कि ये क्या है और ये कल न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद बात करेंगे लाल कोलोबस के बारे में कि ये कौन सा जानवर है, और ये दोनों जो पोर्शन है ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। अब ये चर्चा में क्यों बने हुए थे इसके बारे में बात करेंगे, और आर्टिकल 31C। ये दोनों जो टॉपिक हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में नाम से ही पता चल गया है कि ये आपका पॉलिटी का पोर्शन कवर करेगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपने इससे रिलेटेड प्रश्न जो है देखे होंगे, तो इसका भी हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अब ये रॉकेट सिस्टम किस देश से संबंधित है, ये न्यूज में क्यों आया, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर बात करेंगे फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप के बारे में, जो ये फाइव आइज का गठबंधन है कि ये न्यूज में क्यों था, इसका भी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए कल जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था 3 मई को, तो उसी दिन जो है क्या बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। तो यहां से अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं वो आप लोग को यहां पे पता चलेगा, और पूरा डिटेल में हम लोग यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये नीचे के जो 3 टॉपिक है ये आपका मिसलेनियस का पोर्शन कवर करेगा, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात ज्योग्राफी वाले पोर्शन की, तो ज्योग्राफी में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सक्सगाम घाटी की कि ये घाटी जो है न्यूज में क्यों बनी थी। नेक्स्ट बात करेंगे गारो हिल्स के बारे में, ये भी न्यूज में बना हुआ था, रिवीजन कर लेंगे इसका। फिर हम बात करेंगे इरिट्रिया कंट्री से रिलेट करके हम कैसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं और ये न्यूज में क्यों कल बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ये अफ्रीकी कंटिनेंट का जो है एक देश है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत जो हमारी होती है वो होती है वन लाइनर करंट अफेयर से, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों जो कि नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी का चयन किया है। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम किस आयोग के द्वारा हो रहा है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी, जिसे 1994 में महासभा द्वारा जनसंख्या और विकास आयोग का नाम दे दिया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जनसंख्या और विकास आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र का जो है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, पर्सन है जिनका नाम है डोवेन थॉमस। डोवेन थॉमस जो है ये वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जिनपे जो है आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए आईसीसी का अभी टूर्नामेंट होने वाला है वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, वेस्ट इंडीज में भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक रिलेट क्वेश्चन करके यहाँ पे बनाया जा सकता है वन लाइनर कि वो कौन सा खिलाड़ी था, तो आप उसका नाम याद रखेंगे, डोवेन थॉमस जो है। अच्छा, साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है, ये जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है ये जून में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पर्सन है, उनका नाम है जेरमाया मानेले। ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि ये एक तो सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड है, और सोलोमन आइलैंड के ये जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको जो है इनका चयन किया गया है। तो अब जब बात यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स की आ रही है तो हम सोलोमन द्वीप के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि सोलोमन द्वीप जो है वो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मलेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसे 990 से अधिक द्वीप जो है शामिल है। इसकी राजधानी क्या है, होनियारा इसकी राजधानी है, जो कि ग्वाड कैनाल द्वीप पर स्थित है। ये आप जो देख रहे होंगे स्क्वायर में, ये है आपका सोलोमन आइलैंड। साथ ही बता दें कि जो पैसिफिक ओशियन के जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इनका आप क्रम जो है याद रखे रहिएगा, ईस्ट से वेस्ट वाला भी और नॉर्थ से साउथ वाला भी। उसका रीजन है फिपिक ग्रुप, जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है। और अगर आपको याद है कि फिपिक ग्रुप में जो है कितने कंट्री हैं जिसमें भारत जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, तो इसको भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये ग्रुप भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। माइक्रोन इंडिया की साणंद यूनिट जो है गुजरात में पड़ती है, वैश्विक निर्यात पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2025 में घरेलू स्तर पर निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स के अपने पहले बैच को लॉन्च कर देगा, जो है आपका होममेड होगा। ये जो है क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप जो है वो भारतीय होगा, जो कि वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? माइक्रोन इंडिया के द्वारा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दुग्ध उत्पादन निर्माता कंपनी जो है अमूल जून में T20 विश्व कप के दौरान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक होगा, यानी कि स्पॉन्सरशिप करेगी ये। और दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का जो स्पॉन्सर जो कंपनी है वो कौन सी है? अमूल है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने स्कॉर्पियस तारामंडल में एक विशाल लाल सुपर जायंट स्टार एंटारेस के सामने से गुजरते हुए चंद्रमा को रिकॉर्ड किया है। एंटारेस क्या होता है कि एंटारेस सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकीला है और इसका व्यास 700 गुना और 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पे ये सूर्य से है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो यहां पे जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि ग्रीन ऑस्कर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और यहां से एनवायरमेंट का पोर्शन कैसे कवर हो सकता है। तो एक न्यूज थी, वो ये थी कि असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया। तो देखिए यहां से आपके एक क्वेश्चन और जनरेट हो रहा है कि व्हीटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो व्हीटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बता दें कि पूर्णिमा देवी बर्मन जी को यह पुरस्कार किस लिए मिला है? तो उन्हें जो है लुप्त प्राय पक्षी जिसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला पक्षी के नाम से जाना जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि निवास के संरक्षण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। हरगिला पक्षी जो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाता है, गंदे और अवांछित पक्षी के रूप में जाना जाता है और इस कारण लोग पेड़ों पर बने इसके घोंसले को के स्थानों को नष्ट कर देते हैं। तो उसी का संरक्षण जो है पूर्णिमा देवी बर्मन असम में लगातार कर रही हैं। ये जो है हरगिला पक्षी जो है पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, इसलिए ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल कोलोबस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से पता चला है कि लाल कोलोबस बंदरों का संरक्षण उष्णकटिबंधीय जंगलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट आया था, लेकिन अब आपको अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है न्यूज़पेपर से निकालने होते हैं। तो बता दें कि लाल कोलोबस बंदर जो है ये अफ्रीका भर में पाए जाने वाले प्राइमेट्स का एक दुर्लभ और लुप्त प्राय समूह है। देखिए जो आपका हरगिला पक्षी आया था ये भी जो है लुप्त प्राय है, और जो आपका यहाँ पे लाल कोलोबस आया है ये भी आपका लुप्त प्राय समूह से संबंधित है, जो कि जैव विविधता के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी काम करते हैं। लाल कोलोबस बंदर सेनेगल से लेकर जंजीबार द्वीप समूह तक के जंगलों में विविध आवासों में फैले हुए हैं। तो ये लुप्त प्राय जो समूह होता है इसकी डेफिनेशन कौन देता है? इसकी डेफिनेशन देता है IUCN। तो क्यों ना लगे हाथ हम IUCN को भी रिवीजन कर लें। बता दें कि IUCN जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। साथ ही आप ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आपने लगे हाथ IUCN भी रिवीजन कर लिया। अब हम यहां से इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका रिवीजन हमको क्यों करना चाहिए। तो एक सिंपल सी न्यूज थी जिसको कई बार इग्नोर भी किया जा सकता था,
वो न्यूज ये है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ने भारत और नेपाल की दोनों संस्थाओं यानी कि जो भारत में जो कैग है और जो नेपाल में कैग है, इनकी दोनों जो है संस्थाओं के बीच बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये देखिए सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन अब चूंकि ये कैग से रिलेटेड है तो कैग का हमको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो बता दें कि 1857 में जब ब्रिटिश राज था तो उस समय वित्तीय प्रणाली को जो है कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी तब के समय में? कलकत्ता थी, बंबई थी और साथ ही आपका मद्रास थी, जिसे हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी में कैग के पद का सृजन किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा मतलब कि बेसिक जानकारी जो कई बार एग्जाम में आया है, लेकिन हमारे जो है संविधान में कैग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 148, ये जो है कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 149, ये जो है कर्तव्यों और जो है शक्तियों से संबंधित है कैग के। वहीं आर्टिकल 150, संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा कैग की सलाह पे, ये जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 150 जो है में बताया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं आर्टिकल 151 क्या कहता है? संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और आर्टिकल 279 जो कि जीएसटी से रिलेटेड है, और यह कहता है कि शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। और हमारे संविधान में कैग से रिलेटेड क्या कौन कौन से प्रावधान हैं? तीसरी सूची में प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। और छठी अनुसूची, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति के अनुमति के साथ कैग के द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए, यह भी बताया गया है। नियुक्ति और कार्यकाल से कई बार प्रश्न आपने देखा होगा जो कैग से आए थे, तो बता कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और ये रिजाइन किसे करते हैं? ये जो है राष्ट्रपति को रिजाइन करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे अभी आपने कैग का रिवीजन कर लिया कि ये न्यूज में बने हुए थे, तो आपने लगे हाथ कैग का रिवीजन कर लिया। अब हम आर्टिकल 31C के बारे में देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो एक न्यूज थी जो कि सिंपल सी थी। न्यूज ये थी कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है, और इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या अनुच्छेद 31C यानी कि 31G जो है वो अभी भी मौजूद है। अब ये स्टेटमेंट क्यों आया? ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि आर्टिकल जो 31 था वो संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित था, जिसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया और फिर उसे उठा के कहां पे किया गया? आर्टिकल 300A में किया गया, जो कि आपके भाग 12 से रिलेटेड है। तो इतना तो बेसिक चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये आर्टिकल 31C क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 31C को 1971 के संविधान संशोधन जो कि 25वां हुआ था के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। अब इसके अनुसार होता क्या था? इसके अनुसार यह बताया गया था कि जो राज्य है, राज्य जो है वो आर्टिकल 39B और 39C यानी कि 39 और 39 में जो बताया गया आपका निदेशक तत्व है, ठीक है, निदेशक तत्व है, उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई अगर विधि बनाती है तो उस पर इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 और या फिर आर्टिकल 19 का
उल्लंघन करता है। ये जो है 25वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। फिर होता क्या है कि आपका जो है 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन में यह कर दिया गया कि आर्टिकल 31C में और अमेंडमेंट कर दिया गया। अब इसमें अमेंडमेंट ये कर दिया गया कि केवल आर्टिकल 39B और 39C में जो डीपीएसपी में बताया गया है वो नहीं है, डीपीएसपी के किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड जो है अगर राज्य कोई कानून बनाती है तो वो इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो जो है आर्टिकल 14 या फिर 19 का उल्लंघन कर रही है। तो ये पूरा जो है आर्टिकल 31C के बारे में पूरा जो है ये जो है मतलब की जानकारी थी। अब आर्टिकल 14 क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और आर्टिकल 19 क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि कई बार इससे जो है क्वेश्चन आया था। अब बता दें कि आर्टिकल 31C के विकास को महत्वपूर्ण कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में इसकी परिणति हुई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। इस मामले के परिणाम स्वरूप आर्टिकल 31C को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था, जिससे संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार की सीमा पर सवाल उठा गया था। तो यहां पे आप लोगों ने समझ लिया कि आर्टिकल 31C न्यूज में क्यों था और वास्तव में आर्टिकल 31C है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमरास। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि रूस की सरकार ने हाल ही में 2 यूक्रेनी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाने का दावा करते हुए एक नया फुटेज प्रकाशित किया है। देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन अब यहां से हमको अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना होता है। तो बता दें कि ये एक हल्का और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि एक ही समय में ये कई रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इसका निर्माण अमेरिका स्थित सुरक्षा और एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था, जिससे भारत भी कई रक्षा उत्पाद जो है लिया हुआ है। इसको आप जो है ध्यान रखे रहिएगा। इसका उद्देश्य तोपखाने, वायु रक्षा सांद्रता, ट्रक, हल्के कवच, कार्मिक वाहक को शामिल करना और पराजित करना है, साथ ही सेना और आपूर्ति क्षमता का समर्थन करना है। तो अगर एग्जाम में आता है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो यूक्रेन को मिला है वो किसने दिया है, तो अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ये आप लोग ध्यान रखिए कि अमेरिकी जो है अमेरिका द्वारा यूक्रेन को प्रोवाइड करवाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सक्सगाम घाटी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पीओके का एक पार्ट है। तो बता दें कि न्यूज ये थी कि भारत ने सक्सगाम घाटी में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। सक्सगाम घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके का हिस्सा है। अब देखिए ये जो आप लोग रेड वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन वाला जो है जस्ट ऊपर है, ये आपका सक्सगाम घाटी है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि पीओके में आता है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और भारत द्वारा दावा किए जाने वाला एक विवादित क्षेत्र है। इसकी सीमा उत्तर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झिजियांग प्रांत और दक्षिण और पश्चिम में पीओके के उत्तरी क्षेत्रों और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से लगती है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है जो कि आपका सक्सगाम घाटी से इसकी सीमा लगती है। 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था, जब दोनों देशों ने अपने सीमा मतभेदों को सुलझाने के लिए एक सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और भारत ने वहां पे चीन क्या है कि बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, और इसलिए भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया है कि भारत जो है पीओके को भी भारत का जो है पार्ट मानता है और इसको लेने की बात करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सक्सगाम घाटी का संबंध कहां से है, पीओके से है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स न्यूज में क्यों बना हुआ था, तो न्यूज ये है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में लगभग 35-40 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन जीवाश्मों को खोजकर एक सफलता हासिल की है। देखिए जीवाश्म जो है भारत में कई मिल रहे हैं। अभी आपने एक सांप का जीवाश्म देखा होगा जो गुजरात के कच्छ में
पाया गया था। ठीक है, अब ये जो है प्राचीन जीवाश्म मिला है जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। तो अब ये जितने भी जीवाश्म वाले स्थान है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन स्थानों को आप अच्छे से मैप में कवर किए रहिएगा। अब बता देते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित गारो पहाड़ियां जो है वो पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारत म्यांमार सीमा तक फैली हुई है। आप अगर इमेज में देखेंगे तो ये गारो हिल्स है और कई बार एग्जाम में जो है इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे जो है पश्चिम से पूर्व पूछ लेगा या फिर पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा। तो आपको याद रखना होगा कि पहले अगर आप ईस्ट से चलेंगे तो जयंतियां आएंगी, फिर खासी आएगी और ये फिर उसके बाद गारो आएगा। और अगर आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो सबसे पहले गारो आएगा, फिर खासी हिल्स आएगा, उसके बाद जो है जयंतिया आएगा, फिर नागा हिल्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रम जो है आप लोग याद रखिएगा। यह दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है और यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी की विभिन्न सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। अब चूंकि ये मेघालय पठार में स्थित है तो एक बार हम मेघालय पठार का भी रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि मेघालय पठार जो है छोटा नागपुर पठार का पूर्वोत्तर विस्तार है जो एक भ्रंश बेसिन जो कि राजमहल गारो गैप या जिसे मालदा भ्रंश के नाम से जानते हैं से अलग हुआ था, जो बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र तलछट में भर गया। यह पश्चिम में गारो पहाड़ियों से शुरू होकर उत्तर पूर्व में मिकिर पहाड़ियों तक फैली हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इसका विस्तार मेघालय और असम तक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जिनका क्रम भी ये पश्चिम से पूर्व तक है। गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नोकरेक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। खासी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिलांग चोटी है जो कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है। चेरापूंजी और माफिन राम ये दोनों जो है खासी पहाड़ियों में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे आपने मेघालय पठार भी रिवीजन कर लिया और ये भी हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, एक बार हम और देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये आपके राज्य हैं, क्योंकि कभी कभी राज्यों से सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है लेकिन मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बता दें कि ये आपका मेघालय हो गया, ये असम हो गया जिसकी राजधानी दिसपुर है। कई लोग जो है गुवाहाटी को भी असम की राजधानी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप गलती मत करिएगा। गुवाहाटी में अभी मैंने कल परसों में बताया था कि वहां पे जो है आपका जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो BWF द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा और उसके लिए गुवाहाटी शहर को चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है जो कि सबसे आपको दिखेगा नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में। उसके ठीक नीचे असम आता है, उसके नीचे नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। ये क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है नॉर्थ से साउथ का क्रम भी आपसे पूछ सकता है सिंपल वे में, वहां पे कंफ्यूजन होता है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन आता है 7 सिस्टर से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है आते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम 5 आइज इंटेलिजेंस के बारे में कि 5 आइज इंटेलिजेंस जो है न्यूज में क्यों था, और ये हमारा जो है आपका मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में 3 महाद्वीपों के 4 देश जो 5 आइज खुफिया साझाकरण नेटवर्क का हिस्सा है ने भारत पर जासूसी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। ये न्यूज थी। तो अब यहां से हमको 5 आइज का जो है रिवीजन करना है। 5 आइज एक जो है खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। यह देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते का पक्षकार है जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अपनी स्थापना के बाद एजेंसी ने अपने मुख्य समूह का 9 आइज मतलब कि अब 5 आइज से जो है 9 आइज होने वाला है और 40 आइज गठबंधनों के रूप में विस्तार किया है तथा अधिक देशों को सुरक्षा भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। तो 5 आइज में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर 9 आइज की बात आएगी तो इसमें इनके अलावा नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे ये कंट्री आते हैं 9 आइज में। और अगर 14 आइज की बात आएगी तो आपका बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन को आप और ऐड कर लेंगे तो वो 15 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप का गठबंधन हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। तो देखिए, अगर वन लाइनर बनना होगा तो सीधे सीधे भारत का रैंक पूछ लेगा, जो कि 159वां है। ठीक है, जो है आपका 2 स्थान का सुधार हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो है 161 रैंक था भारत का 2023 में। तो न्यूज ये था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर है, पाकिस्तान 152वें स्थान पे और श्रीलंका 150वें स्थान पे रहा है। ये जारी कब किया गया? ये कल जारी किया गया। क्यों? क्योंकि कल जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है 3 मई के दिन में। अब बता दें कि इसके अनुसार जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता अच्छी है वे सभी यूरोप में हैं, और विशेष रूप से यूरोपीय संघ के भीतर है, जिसने अपना पहला मीडिया स्वतंत्रता कानून अपनाया है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लगभग आधे देशों की स्थिति बहुत गंभीर है। तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, उनको हम देख लें। नॉर्वे है नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन 3 पे, नीदरलैंड 4 पे और फिनलैंड 5 पे है। जर्मनी जो है ये टॉप 10 में आया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम सबसे लास्ट की बात करें तो 180 जो है 80वां स्थान जो पाया है वो कौन सा देश है? इरिट्रिया देश है, जो कि अफ्रीकी कंटिनेंट से आता है। और इसीलिए आज हम लोग जो है इरिट्रिया का भी लगे हाथ रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका कंटिनेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जब जारी हुआ है तो हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। ये 3 मई को मनाया जाता है और इस बार का ये 31वां विश्व प्रेस दिवस था, जिसका विषय था ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। बता दें कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस को के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था, और पहला प्रेस दिवस जो है वो 1994 में मनाया गया था। अब भारतीय संविधान में प्रेस से संबंधित क्या क्या चीजें हैं? तो भारतीय संविधान में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में कहीं पे उल्लेखित नहीं किया गया है, बल्कि वहां पे आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए है, जो कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 1984 में इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो ये जो आपका मतलब कि ये है ना इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये संदर्भ भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में निहित है। तो जो ये स्टेटमेंट है कोर्ट का, ये किस मामले में आया था? ये इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1984 के मामले में प्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्तव्य जारी किया था। ये आप लोग ध्यान रख रहिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इरिट्रिया की। क्यों? क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इरिट्रिया का स्थान 180 है और ये एक अफ्रीकी कंटिनेंट है, इसलिए इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। बता दें कि इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से जो है एक देश है जो लाल सागर के तट पर स्थित है, और इसकी राजधानी क्या है? अस्मारा इसकी राजधानी है, आप लोग मैप में देख रहे होंगे। यह इथियोपिया, सूडान और जिबूती के साथ स्थल सीमा साझा करता है। सऊदी अरब और यमन के साथ ये समुद्री सीमा साझा करता है। ये आपका लाल सागर है, यहाँ पे आपका समुद्र जो है आपका वो है सऊदी अरब, और ये यमन है जिसके साथ ये समुद्री सीमा साझा करता है। और साथ ही इथियोपिया, सूडान और जिबूती के साथ जो है ये आपका स्थल सीमा साझा करता है। पूर्व में एक इतालवी उपनिवेश था, ये इटली का ये उपनिवेश था। वर्ष 1947 में इथियोपिया के साथ एक संघ का हिस्सा बन गया, और वर्ष 1952 में इरिट्रिया को इथियोपिया ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1993 में ये स्वतंत्र हो गया था। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हुई थी, तो बता दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया देश शामिल हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो ब्लू कलर के जितने भी आप देख रहे हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जो है
वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर स्थित है। ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब कि जो एक आपका स्टेटमेंट यहां से बन सकता है अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो। यह लाल सागर की दक्षिण सीमा के साथ स्थित है तथा गाडाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपने इरिट्रिया के साथ साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी रिवीजन कर लिया और इसी के साथ 4 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको आप लोगों ने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें कि इसका पीडीएफ जो है वो प्रतिदिन रात में हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बार में ये दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप लोग अपने जो है करंट अफेयर के नोट्स पर जरूर वर्क करें, क्योंकि देखिए अंत समय में ना जो आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं वही काम आने वाले हैं। मोटी मोटी किताबें या फिर अलग अलग पीडीएफ जो है आप उसको पलटने वाले नहीं हैं। तो खुद का नोट्स रहेगा, बहुत शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो वो लाभ आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में जरूर दिखाई दे जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।